बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम शुरू करें जर्नल पैथोलॉजी का चैप्टर 3 इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर वंस अगेन फ्रॉम रॉबिन्स। अच्छा, प्रीवियसली हमने सेल इंजरी कंप्लीट किया है, अब हम इन्फ्लेमेशन करेंगे। और इन्फ्लेमेशन हमने पर्टिकुलरली देखा था कि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन हमें नजर आती है। नेक्रोसिस, थोड़ा सा रिकैप करें तो नेक्रोसिस में आपकी सेल मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है, लाइसोसोमल एक्टिविटी आपको नजर आ रही होती है, माइलिन फिगर्स नजर आ रहे होते हैं, स्कीमिया हो जाता है। फिर अगर स्कीमिया में जो है वो नेक्रोसिस नजर आता है तो इन्फ्लेमेशन उसमें एक जो है वो प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज्म होता है। अब हम इन डेप्थ इन्फ्लेमेशन को पढ़ने जा रहे हैं। सो इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है किसका? वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज का, ऑब्वियसली जिसमें वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, टू इन्फेक्शंस, नंबर वन, टू इन्फेक्शंस एंड डैमेज टिश्यूज that brings cells of host defense from circulation to sites where needed to eliminate offending agents. अब offending agents कोई भी चीज हो सकती है। So what exactly is inflammation? Inflammation है blood vessels का response है, किसको है? टू इन्फेक्शंस एंड टू डैमेज टिश्यूज, जिसकी वजह से क्या होता है कि होस्ट डिफेंस की सेल्स सर्कुलेशन से उस साइड पर आ जाते हैं जहां पे वो हमें ऑफेंडिंग एजेंट रिमूव करने की जरूरत होती है। सो इन्फ्लेमेशन क्यों जरूरी है? इन्फ्लेमेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस नहीं होता तो हमारे बॉडी में जो भी इन्फेक्शन हो रहे होते हैं या जो भी ऑफेंडिंग एजेंट्स जिसकी वजह से सेल इंजरी हो रही है वो कभी रिमूव ही नहीं हो पाते, या वो जो है वो अनचेक्ड चले जाते। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन एक तरीके की सीटी है, यानी एक बेल बजती है फ्रॉम विद इन आवर बॉडी कि यहाँ पर जो है वो ऑफेंडिंग एजेंट है, यहाँ पे वो कोई टॉक्सिन है दैट नीड्स टू बी रिमूव, इसका कुछ करो। सो इसलिए इन्फ्लेमेशन को एक सीटी की तरह याद कर लें, ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन क्या है? एक सीटी है। किस कौन बजाता है वो सीटी? वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज बजाते हैं। किस पे बजाते हैं? इन्फेक्शंस पे और डैमेज टिश्यूज पे। जिससे क्या होता है कि होस्ट डिफेंस, यानी आपका जो पूरा सिस्टम है, जो आपका डिफेंसिव सिस्टम है, उसके सेल्स को उस पॉइंट पे लाने के लिए इन्फ्लेमेशन होती है। तो इन्फ्लेमेशन इसलिए जरूरी है ताकि हमारे जो भी ऑफेंडिंग एजेंट्स हैं वो रिमूव हो सके, वोन्स जो है वो प्रॉपरली हील हो सके। सो अब आ जाए स्टेप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन पे। ऑफेंडिंग एजेंट जो कि आपके टिश्यू को डैमेज कर रहा होता है, सेल इंजरी क्रिएट करवा रहा होता है, वो पहले लोकेट होता है, सीटी बजाइए वैस्कुलराइज्ड आपके किसी भी पॉइंट है तो वहां से ऑफेंडिंग एजेंट को लोकेट किया जाता है। इट इज लोकेटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय होस्ट सेल्स। फिर उसके बाद ल्यूकोसाइट्स and plasma proteins are recruited from circulation to site of offending agent. So like I said कि आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है उस पॉइंट पे, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो आना शुरू करते हैं ऑफेंडिंग एजेंट वाली साइट पे। एंड फिर ओके, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू, ठीक है, एंड दिस इज नंबर थ्री। Leukocytes and proteins work together to destroy and eliminate the offending agent, and then reaction is controlled and damaged tissue is repaired. So ना सिर्फ ये नहीं होता कि ल्यूकोसाइट जो है वो सिर्फ उसको एलिमिनेट कर रहे हैं या वो उसको सिर्फ लोकेट कर रहे हैं, दैट इजंट द केस। उसके बाद वो रिपेयर भी करवाते हैं। मतलब दो एस्पेक्ट्स हैं ऑफ इन्फ्लेमेशन। नंबर वन, लोकेट किया, किसने किसकी वजह से लोकेट हुआ? वैस्कुलराइज्ड पार्ट की वजह से लोकेट हुआ। उससे क्या हुआ कि भाई जल्दी से आओ, मुझे बचाओ। कौन आता है? ल्यूकोसाइट्स आते हैं। ल्यूकोसाइट उस साइट तक पहुंचते, ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा के प्रोटीन्स आपस में काम करते हैं। किस लिए पहले काम करेंगे? नंबर वन, टू एलिमिनेट। नंबर वन प्रोसेस इज टू eliminate, and number two process is to repair. So these are the two processes that will take place if inflammation has to take place, ठीक है। elimination हो रही है and then repair हो रहा है। उसके बाद ये डायग्राम आपकी रॉबिन से है। अगर इसको हम थोड़ा सा और इनलार्ज करते हैं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो है वो फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ? इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुआ, डैमेज हुआ, कोई भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वहां से अब यहाँ से सीटी बजेगी। सीटी किसको बजाएगी? ओके, ल्यूकोसाइट जल्दी से सर्कुलेशन से इस साइड पर आ जाओ, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो भी ल्यूकोसाइट्स हैं वो वहां पहुंच जाएंगे। उसकी वजह से वो जो है वो उस पर्टिकुलर ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव करेंगे। सो दीज आर 5 आवर्स। इसको इस तरीके से याद रख लें। इन्फ्लेमेशन में क्या होगा? 5 आवर्स होंगे। 5 आवर्स इज reaction, recruitment, removal, regulation and resolution, which includes repair of the damaged tissues, ठीक है। सो यहाँ पर रिएक्शन हुआ, यहाँ पर इंजरी हुई, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, जो भी हुआ, उसके बाद वहां पे ल्यूकोसाइट पहुंचे, रिक्रूट हुए वहां पे, फिर उनका रिमूवल हुआ। किसका रिमूवल हुआ? प्लाज्मा प्रोटीन्स और ल्यूकोसाइट्स मिलकर किसको रिमूव कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू रिमूव द ऑफेंडिंग एजेंट।
सो दैट इज लाइक द रिमूवल। उसके बाद जो है वो रेगुलेशन हुई, सिंस आई टोल्ड यू कि दिस प्रोसेस इज कंट्रोल, तो वहाँ पे रेगुलेशन होती है, वहाँ पे जो है फिब्रोब्लास्ट आएंगे, ग्रोथ फैक्टर्स आएंगे, ताकि वो जो है वो डैमेज टिश्यू को रिपेयर भी कर सकें। सो दीज आर 5 Rs: रिएक्शन, रिक्रूट, रिमूवल, रेगुलेशन एंड रेजोल्यूशन। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट इन्फ्लेमेशन के व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, ब्लड वेसल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स है, वेजोडाइलेशन है, इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स है, एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स हैं, जो कि अगर फेगोसाइट्स है तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इन दैट सेल्स। अच्छा, अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसके साथ साथ क्या चीज अकम्पनी करेगी? फीवर, पेन, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, और इवन जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है वो साइड थोड़ी सी वार्म भी हो जाती है। ठीक है, तो ये मतलब ये तो बेसिक वाले कॉन्सिक्वेंसेज है ना, कि ठीक है फीवर, पेन, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, लेकिन मैं आपको वो फिजिकल वाले भी अभी बताती हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सो उसमें थोड़ा सा वार्म हो जाता है, वो साइड रेड हो जाती है। सो दीज कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 2 तरह की इन्फ्लेमेशन होती हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। सो एक्यूट वाली इन्फ्लेमेशन से उससे अंदाजा होता है कि ये वो वाली होती है जो इसका फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है। सो दैट इज लाइक द इनिशियल रैपिड रिस्पॉन्स। इसमें एडिमा हो जाता है, न्यूट्रोफिल्स आर डोमिनेंट, इनेट इम्यूनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कौन से वाइट ब्लड सेल्स ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो न्यूट्रोफिल्स अगर उनकी वो पड़ी हुई है नंबरिंग, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन है और वो इनेट इम्यूनिटी है। उसके बाद क्रोनिक जो होता है वो बहुत लंबा अरसा अगर आपकी सेल इंजरी परसिस्ट कर गई है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, बहुत लंबे टाइम वाली जो इन्फ्लेमेशन होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन, ये क्रोनिक होती है। ज्यादा टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो चुकी होती है, उसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एक्यूट में न्यूट्रोफिल्स होते हैं, क्रोनिक में लिम्फोसाइट्स होते हैं। एक्यूट में एडिमा होता है, यहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, लिम्फोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, और ये अडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। उसके बाद कॉजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट हो सकता है, या तो बैक्टीरिया का, वायरस का, टिश्यू निक्रोसिस हो सकता है, स्कीमिया, ट्रॉमा, मैकेनिकल ट्रॉमा, फॉरेन बॉडीज, कोई भी डस्ट हाइपर सेंसिटिविटी का कोई भी केस इन्फ्लेमेशन को कंट्रीब्यूट करवाता है। अच्छा, अब अगर हम अक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें तो उसमें भी वही कंपोनेंट्स होंगे जो मैंने आपको पहले बताया। ब्लड वेसल्स होंगी, डायलेट होंगी ब्लड वेसल्स, परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। परमिएबिलिटी बढ़ने का एक मकसद होता है, परमिएबिलिटी बढ़ती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन्स हैं, जो ल्यूकोसाइट्स हैं, वो वहां से लीक करेंगे और ल्यूकोसाइट्स इमीडिएटली वहां पहुंचेंगे जहां ऑफेंडिंग एजेंट मौजूद है। तो इसलिए परमिएबिलिटी बढ़ती है। ये आपको पता होना चाहिए कि परमिएबिलिटी बढ़ने का रीजन क्या है। बढ़ गई तो आगे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या रिजल्ट है? ल्यूकोसाइट्स और प्रोटीन्स की लीकेज मकसद है ताकि वो ऑफेंडिंग एजेंट की साइड पे पहुंचे। फिर और क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? फ्लूइड, ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स, जो कि स्केप करते हैं आपके वास्कुलर सिस्टम टू इंटरस्टिशियल टिश्यू इज एक्सुडेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्लूइड, ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स, ये 3 चीजें दे स्केप फ्रॉम वास्कुलर सिस्टम टू इंटरस्टिशियल टिश्यू। दिस प्रोसेस इज एक्सुडेशन। एक्सुडेट जो होता है वो एक ऐसा चीज है जिसमें आपका प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, और ट्रांसुडेट जो होता है उसमें आपका प्रोटीन कंटेंट कम होता है। प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे कॉमन एल्ब्यूमिन होता है। और वेजोडाइलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हिस्टामिन एंड रिजल्ट्स इन हीट एंड रेडनेस, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि फीवर, पेन के साथ हीट और रेडनेस भी होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वेजोडाइलेशन हुई हुई होती है। वेजोडाइलेशन क्यों हुई हुई होती है? क्योंकि हिस्टामिन में उसको इंड्यूस कराया हुआ होता है, और उसकी वजह से क्या होता है? परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई हुई होती है, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स और ल्यूकोसाइट्स का जो है वो लॉस हो जाता है। Endothelial cells contract elicited by histamine and bradykinin, known as immediate transient response. ये पता होना चाहिए कि endothelial cells क्यों contract करते हैं. This is a part of immediate transient response. Lymphatics में become inflamed, lymph nodes पे become inflamed. तो ये भी चीजें जो है वो आपके acute inflammation का पार्ट होती हैं। ये पिक्चर जो है वो ऑस्पी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्सिडेट और ट्रांसुडेट को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है कि एक तो नॉर्मल सिचुएशन है, इसमें आपका प्लाज्मा प्रोटीन है। अब अगर आपका इन्फ्लेमेशन हुआ है तो प्लाज्मा प्रोटीन और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होंगे? लीक होंगे। वाई? बिकॉज परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो जब परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी वो लीक करेंगे और वो ऑफेंडिंग एजेंट की साइड पे पहुंचेंगे। सो अब अगर हम देखें कि ट्रांसुडेट क्या होता है, तो ट्रांसुडेट बेसिकली वो पार्ट है जिसमें प्लाज्मा प्रोटीन क्या है? कम हो गया है। ठीक है। और एक्सिडेट क्या है? ये वो है जिसमें आपकी वेजोडाइलेशन बढ़ गई है, ये इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट है। यू कैन सी के इसमें एंडोथेलियल स्पेसेस यानी आपस की जो स्पेसेस हैं ये भी ज्यादा हुई हुई हैं, इससे फ्लूइड और प्रोटीन का लीकेज भी हो रहा है।
तो आपको दोनों आइडेंटिफाई करना आने चाहिए कि ट्रांसुडेट कौन सा है, एक्सुडेट कौन सा है। एक्सुडेट में फ्लूइड और प्रोटीन लीकेज है, इसमें फ्लूइड लीकेज ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें आपको आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए। उसके बाद ल्यूकोसाइट्स, ऑब्वियसली किसी भी आपका कोई भी ऑफेंडिंग एजेंट हो जाए तो ल्यूकोसाइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्यूट में आपको न्यूट्रोफिल्स नजर आएंगे, क्रोनिक में आपको लिम्फोसाइट्स और नजर आएंगे ज्यादा। दे इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय, दे प्रोड्यूस ग्रोथ फैक्टर्स फॉर रिपेयर। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन भी होती है और साथ में रिपेयर भी किया जाता है। तो ल्यूकोसाइट्स के क्या क्या रोल है? मार्जिनेशन क्या है कि ब्लड फ्लो स्लोज डाउन ड्यू टू वेसोडाइलेशन। तो इन्फ्लेमेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है वेसोडाइलेशन। WBCs मूव टूवर्ड्स द मार्जिन एजेस ऑफ द ब्लड वेसल। सो व्हाट इज मेंट बाय मार्जिनेशन? इसमें क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स के एजेस पर आ जाते हैं। तो एजेस या मार्जिन कोई भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मार्जिनेशन में क्या हो रहा है? वेसोडाइलेशन हो रही है। वेसोडाइलेशन के साथ साथ क्या हो रहा है? WBCs जो है वो एजेस पर जा रहे हैं। फिर रोल अलोंग द एंडोथेलियम, जो आपको मैंने अभी ऊपर दिखाया। फिर एडिशन, रोलिंग WBCs firmly stick to the endothelial cells. This involves integrins. तो रोलिंग में सेलेक्टेंस इन्वॉल्व होते हैं और एडिशन में इंटीग्रेंस इन्वॉल्व होते हैं। ये बात आपको BCQs के लिए पता होनी चाहिए। फिर डायपेटिसिस, WBCs squeeze between endothelial cells to exit the blood vessels. तो ये भी हमने देख लिया कि परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, हेंस आपके WBCs वहां से लीक हो जाते हैं। फिर कीमोटैक्सिस का प्रोसेस होता है। वंस इन द टिश्यू, WBCs follow a chemical gradient and they move towards the higher concentration of chemoattractants। और फिर वहां पे फेगोसाइटोसिस हो जाता है। न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है उसको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस इजी सा है, रिकॉग्निशन होती है। रिकॉग्निशन में आपको रिसेप्टर्स पता होने चाहिए कि फेगोसाइटोसिस में होता क्या है। मैनोज रिसेप्टर्स और स्कैवेंजर रिसेप्टर्स बाइंड एंड इंजेस्ट द माइक्रोब्स। तो ये दो रिसेप्टर्स के आपके नाम पता होने चाहिए। फिर इनगल्फमेंट होती है आफ्टर बाइंडिंग, एक्सटेंशंस ऑफ साइटोप्लाज्म इंसर्कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस ऑफ टू फॉर्म फेगोसोम व्हिच फ्यूजेस विद लाइसोसोम्स। तो अगर जिन लोगों ने एंडोसाइटोसिस पढ़ा हुआ है तो फेगोसाइटोसिस सिमिलर टू एंडोसाइटोसिस। सिर्फ इसमें नई चीज ये है कि आपको मैनोज और स्कैवेंजर का नाम पता होना चाहिए। किलिंग इज अचीव बाय रॉस। रॉस आप लोग पिछली वाली से याद करें। रॉस जब प्रोड्यूस होता है और जब डिग्रेड नहीं होता तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो क्रिएट करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और उससे आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वहां से वो लीकेज हो जाती है किसकी? एपोप्टोसिस इंड्यूसिंग एंजाइम कैस्पेस की एंड लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फेगोसाइटोसिस हुआ। ये डायग्राम है कि ये आपका मेनोस और स्कैवेंजर रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आके माइक्रोब बाइंड हुआ, फिर क्या हुआ? इनगल्फ हो गया। इनगल्फ होके साइटोप्लाज्म ने जो है वो उसको इनगल्फ किया और एक उनका एक कह लें कि वो फेगोसोम बन गया जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स ने जो है वो उसको इंजेस्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ये जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज हैं। ठीक है, सो फेगोसोम आपको आना चाहिए कि किस तरीके से आपने उसको लोकेट करना है। लाइसोसोम विद एंजाइम्स होते हैं जिसके ऊपर आके एक्ट अपॉन करते हैं और साथ में ROS को भी आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। फिर आ जाए मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या करते हैं कि दे इनिशिएट एंड रेगुलेट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन आर वेसोएक्टिव अमाइंस। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी स्टडी गाइड में भी मौजूद है। देयर वेसोएक्टिव अमाइंस, लिपिड प्रोडक्ट्स, साइटोकाइंस एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। अब वेसोएक्टिव अमाइंस में आपके पास हिस्टामिन और सेरोटोनिन होता है जो कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स एंड फर्स्ट मेडिएटर्स होते हैं हिस्टामिन और सेरोटोनिन, दे आर वेसोएक्टिव अमाइंस or they're released as a result of trauma binding of antibodies to mast cells। and क्या करते हैं? वेसोडाइलेशन करवाते हैं, परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाते हैं। फिर आ जाए आर्किडोनिक एसिड, इसको AA भी जो है वो आपके बुक में लिखा हुआ है। दे आर लिपिड मीडिएटर्स, ये वेसोएक्टिव अमाइंस हैं, ये लिपिड मीडिएटर्स हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आर्किडोनिक एसिड। प्रोस्टाग्लैंडिन आर प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स, जैसे कि vasoactive amines are also produced by mast cells। उसी तरीके से prostaglandins are also produced by mast cells and macrophages and they cause vasodilation, pain and fever।
फिर उसके बाद आर्किडोनिक एसिड में ल्यूकोट्राइन्स कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज वैस्कुलर परमिएबिलिटी अलोंग द कीमोटैक्सिस। और फिर जो आपके साइटोकाइंस हैं जो कि आल्सो दे आर आल्सो द मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स। और ये करते क्या हैं कि कीमोकाइंस रिक्रूट ल्यूकोसाइट्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन। सो दीज आर द मीडिएटर्स। ये सब आपको नाम पता होने चाहिए कि क्या क्या नाम है मीडिएटर्स के। वेसोएक्टिव अमाइन है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स है, साइटोकाइंस है, कीमोकाइंस है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो ये सब मीडिएटर्स हैं। फिर आ जाए कॉम्प्लीमेंट पे। कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट हम फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके होते हैं। सो इसके थ्री पाथवेज होते हैं, एक ऑल्टरनेटिव, एक क्लासिकल एंड एक लेक्टिन लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ C3। तो C3 क्या होता है? C3 स्प्लिट होता है C3A और C3B में। C3A जो है वो इन्फ्लेमेशन करवाता है, वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करवाता है, ल्यूकोसाइट्स को ट्रैक करता है। C3B वेराज जो है वो ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करता है और वो बेसिकली मार्किंग करता है। बेसिकली ये एक हाईलाइटर है कि यहाँ पर ये माइक्रोब मौजूद है, इसका फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो C3A इन्फ्लेमेशन करवा रहा है, C3B ऑप्सोनिन कर रहा है। ऑप्सोनिन क्या है? वो मार्कर है जो कि माइक्रोब्स को मार्क कर देता है कि इनका फेगोसाइटोसिस करता है। फिर C3B क्या करता है? फर्दर एक्टिवेट करता है C5 को, जो कि मजीद C5A और C5B में एक्टिव होता है। सो C3B के दो फंक्शन है, एक ऑप्सोनिन और एक C5 को एक्टिवेट करना। C5 अगेन C5A C5B में जो है वो स्प्लिट होगा। और फिर C5A जो है वो एक पावरफुल कीमोटैक्टिक फैक्टर है जो कि न्यूट्रोफिल्स को ट्रैक करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। और C5B ज्वाइंस विद C6 टिल C9 टू फॉर्म द मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करता है? ये माइक्रोब की मेम्ब्रेन में जाके होल्स कर देता है, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है। सो अगेन इसको अगर हम रिपीट करें, C3A C3B में स्प्लिट होता है। C3A जो है वो इन्फ्लेमेशन करवाता है, C5B ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करता है। और इसका एक और फंक्शन होता है कि ये C5 को एक्टिव करता है। C5 जो है वो C5A C5B में स्प्लिट होता है। C5A मजीद इन्फ्लेमेशन क्रिएट करवाता है, कीमोटैक्टिक फैक्टर है। और C5B C6 से C9 तक ज्वाइन करता है टू फॉर्म MAC, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो कि माइक्रोब्स की मेम्ब्रेन में जाके होल्स करवाता है ताकि सेल की डेथ हो सके माइक्रोब की। तो ये सब जो है अभी हमने देखा। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के आपको पता नहीं है कि तीन तरीके, ऑल्टरनेटिव, क्लासिकल और लेक्टिन। ठीक है, सो वंस अगेन इसको दोबारा से देख लें। आपका जो है वो C3 स्प्लिट हुआ C3A C3B में। C3B जो है वो C5 को एक्टिव करवा रहा है और ये फर्दर जो है वो ऑप्सोनिन की तरह एक्ट करता है। C3A इन्फ्लेमेशन करवाता है और जो आपको C5A और C5B है उसमें से C5B जो है वो C6 से C9 के साथ कंबाइन होता है टू फॉर्म MAC। MAC क्या करता है? माइक्रोब की जो है वो मेम्ब्रेन में जाके होल्स करता है और वहां पे उसका लाइसिस हो जाता है। अच्छा, फिर आ जाए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्फ्लेमेशन में क्या है? ब्लड वेसल्स की डायलेशन, अक्यूमुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ये सब हम अभी देख के आ चुके हैं। सीरियस इन्फ्लेमेशन बाय एक्सुडेशन ऑफ सेल पोर फ्लूइड, fibrinous exudate develops where vascular leaks are large. ये abscess or purulent inflammation is caused by pyogenic bacteria, जो कि pus producing bacteria होते हैं. Ulcers are caused by shedding of necrotic tissues. So ये morphology है। क्या क्या हो रहा है morphology में? blood vessels dilate हो रही है, leukocytes accumulate हो रहे हैं, serious inflammation हो रही है, fibrinous exudate develop हो रहा है, abscess जो है वो develop हो रही है पायोजेनिक बैक्टीरिया की वजह से, अल्सर्स आ रहे हैं क्योंकि आपकी निक्रोटिक टिश्यूज की शेडिंग हो रही है। आउटकम्स क्या हैं इन्फ्लेमेशन के? या तो कंप्लीट रेजोल्यूशन होगी कि बिल्कुल एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो खत्म हो गई है और टिश्यू वापस अपनी नॉर्मल उस पर आ गया है और सेलुलर डेब्री भी रिमूव हो गया है, माइक्रोब्स को भी इनगल्फ कर लिया है, फेगोसाइट कर गया। या फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है हीलिंग। तो कनेक्टिव टिश्यूज वहां पे आ रहे हैं फिब्रोब्लास्ट की वजह से, वो वहां पे ग्रो हो रहे हैं और वापस से एक फिब्रस टिश्यू बन रहा है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। मतलब अभी या हीलिंग के प्रोसेस में है या आ रहे हैं कनेक्टिंग टिश्यू के ग्रोथ फैक्टर्स आ रहे हैं और वो उस एरिया में डिपॉजिट हो रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। या फिर थर्ड हो सकता है कि प्रोग्रेस कर जाए टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। सो कंप्लीट रेजोल्यूशन हो सकती है, हीलिंग हो सकती है, या फिर वो प्रोग्रेस करेगा टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। फिर क्या क्या टाइप्स ऑफ रिपेयर होती है? एक रेजोल्यूशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टिव टिश्यू आ रहा होता है। सो रेजोल्यूशन में बेसिकली सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है, वापस से नॉर्मल फंक्शन पर जो है वो टिश्यू या सेल आ गया। प्रोग्रेशन में क्या हो रहा है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है। ठीक है, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में एंजियोजेनेसिस हो रहा है, फिब्रोसिस हो रहा है, तो आपको ये सब चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे हीलिंग है। हीलिंग में जो है वो थोड़ा सा टाइम
थोड़ा सा टाइम लगता है, और हीलिंग में जो है वो चांसेस होते हैं कि वो अभी मूव हो रहा है टूवर्ड्स रेजोल्यूशन। अच्छा, फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन में यही जो मैंने आपको पहले बताया था कि फीवर पेन के साथ आपको रेडनेस, रबर, वार्म, कैलर, स्वेलिंग, ट्यूमर और पेन रोलर, ये सब चीजें जो है वो आपको एक्सपीरियंस आप कर रहे होते हैं, रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग और पेन। फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, यानी जब बहुत लंबा अरसा गुजर गया हो, तो उसको हम कहते हैं कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। और ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन का वन ऑफ द आउटकम भी हो सकता है। इसके कॉजेस क्या होते हैं कि परसिस्टेंट, बहुत लंबे अरसे तक एक बंदा इन्फेक्शन में है, हाइपर सेंसिटिविटी के उसको डिजीजेस हैं, या वो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर है टू एक्सोजेनस या एंडोजेनस एजेंट। तो एक्सोजेनस एजेंट कार्बन हो सकता है, एंडोजेनस जो है वो लिपोफस्किन हो सकता है, जो कि आपकी बॉडी अंदर खुद ही प्रोड्यूस करी होती है। मॉर्फोलॉजी इसकी क्या होती है कि इसमें एम्पल अमाउंट ऑफ टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है, और हीलिंग पे अटेम्प्ट्स हो रही होती हैं लेकिन नहीं हो पा रहा होता। इसके मीडिएटर्स क्या है? वन सेकेंड, एक्यूट के मीडिएटर्स वेजोएक्टिव अमाइन से हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स, कीमोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये मीडिएटर्स थे। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस डोमिनेंट होते हैं। तो मैक्रोफेज सिक्रीट कर रहे होते हैं साइटोकाइंस और ग्रोथ फैक्टर्स को, क्योंकि वहाँ पे हीलिंग की अटेम्प्ट हो रही होती है, हेंस वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स आ रहे होते हैं। एलिमिनेट इंजीरियस एजेंट्स सच एज माइक्रोब्स. Microbes activate B and T lymphocytes which amplify chronic inflammation. So like we mentioned before कि chronic inflammation में जो है वो lymphocytes और macrophages आ जाते हैं। Granulomatous एक फॉर्म है chronic inflammation की जिसमें strong activation होती है T lymphocytes की, persistently irritant infection होता है जो कि बॉडी नहीं रिमूव कर पा रही होती। मैक्रोवेजेस ट्राई टू डिस्ट्रॉय बट फेल। टी हेल्पर सेल्स को CD4 प्लस सेल्स भी कहते हैं। ये वर्ड आपके पास अब बार बार आता जाएगा, तो उसको आप याद कर लें कि टी हेल्पर को CD4 प्लस कहते हैं। वो साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, साइटोकाइंस मैक्रोफेज को रिलीज कर रहे होते हैं। These cells cluster together to form a granuloma to contain the agent. So क्या हो रहा है? मैक्रोफेजेस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टी हेल्पर CD4 प्लस जो है वो साइटोकाइंस को एक्टिव कर रहे हैं, साइटोकाइंस मैक्रोफेजेस को कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस जो है वो एपिथेलॉइड सेल्स बन रहे हैं, और फिर जाइंट सेल्स बन रहे हैं, और वो एक अल्टीमेटली वो एक बड़ा सा ग्रैन्युलोमा बन जाता है। अच्छा, सो हमारे पास जो है ना ग्रैन्युलोमा की दो टाइप्स होती हैं, कैसीटिंग और नॉन कैसीटिंग। कैसीटिंग जो है वो चीज लाइक होता है, नॉन कैसीटिंग में जो है ना वो बेसिकली जो कैसीटिंग है ना उसमें हमारे पास उस ग्रैन्युलोमा के बीच में एक डेड टिश्यू होता है कि इतनी लंबी इन्फ्लेमेशन रह चुकी है कि अब वहाँ निक्रोसिस हो रहा है। तो बीच में अगर आपको निक्रोसिस का पार्ट नजर आ रहा है, तो वो चीज लाइक की तरह अपेयर हो रहा होता है, हेंस इट्स कैसीटिंग एंड इट लुक्स सॉफ्ट ग्रेन्युलर, एंड वो यूजुअली टीबी में होता है। तो आपने वो टीबी में देखा भी था कि व्हाइट कलर का जो हमने पैच पढ़ा था जब हम निक्रोसिस कर रहे थे, केशियस निक्रोसिस, उसमें हमने देखा था कि एक व्हाइट कलर का बीच में पार्ट था विच लुक्स लाइक चीज, तो वो कैसीटिंग होता है। उसमें बीच में आपको निक्रोसिस नजर आ रहा होता है, बाकी सारा पार्ट अलाइव है। नॉन कैसीटिंग में निक्रोसिस आपको सेंटर में नजर नहीं आ रहा था, इसका मतलब है कि सेल्स अलाइव हैं और ऑर्गेनाइज्ड हैं, उसमें कोई चीज या डेड मटेरियल नहीं है, लेप्रोसी में होता है वो। फिर सिस्टमिक इफेक्ट अगर हम देखें तो एक्यूट फेस रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फीवर, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर जो है वो पायरोजेंस पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया क्रिएट करवा रहे होते हैं, और बॉडी टेम्परेचर इसलिए भी आपका इंक्रीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो वन ऑफ द मीडिएटर्स है ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्सोजेनस पायरोजन जो बाहर से आए होते हैं वो ल्यूकोसाइट्स को कंटिन्यूसली स्टिमुलेट कर रहे होते हैं ताकि वो साइटोकाइंस रिलीज करें, और एनसेड्स जो होते हैं वो अल्टीमेटली दिए जाते हैं टू रिड्यूस बॉडी फीवर। मजीद क्या हो सकता है? एक मिनट। Systemic में कि leukocytosis is when leukocyte count climbs up to 40,000 to 1 lakh cells. पल्स आपकी इंक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है, स्वेटिंग डिक्रीज होती है, और एनोरेक्सिया हो जाता है जब बहुत लंबे अर्से तक आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो। अच्छा, फिर आपका आ जाता है टिश्यू रिपेयर के अटेम्प्ट टू टिश्यू रिपेयर भी हो रही होती है, जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ टिश्यू एंड फंक्शन आफ्टर इंजरी अकर्स बाय रीजनरेशन बाय proliferation of residual cells and by maturation of tissue. Stem cells occurs by deposition of connective tissue. टिश्यू रिपेयर है तो वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होने की कोशिश करेगा, वहाँ पे proliferation होती है सेल्स की, जैसे आपकी स्किन में जो है वो हर वक्त जो है वो proliferation हो रही है। इफ इंजर्ड टिश्यूज कांट रीजेनरेट देन रिपेयर अकर्स बाय लेइंग डाउन द कनेक्टिव टिश्यू एंड स्कार फॉर्मेशन। सो दो चीजें हो सकती हैं अगर टिश्यू रिपेयर होना है। नंबर वन, रीजेनरेशन होगी। रीजेनरेशन कैसे होगी? अच्छा, आपसे कोई पूछे टिश्यू रिपेयर है क्या, तो आप कहोगे टिश्यू रिपेयर मतलब कि वहां पे री अटेम्प्ट हो रही है कि वो टिश्यू नॉर्मल फंक्शन पे रिस्टोर हो जाए। अब वो नॉर्मल फंक्शन पे दो तरीकों से रिस्टोर हो सकता है। नंबर वन,
या तो वहाँ प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स होगी, ठीक है, नंबर 1 सिनेरियो कि वहाँ सेल्स आ गए, ठीक है, एपिथेलिया ऑफ सेल्स में इसी तरीके से होता है, स्किन आपकी डैमेज होती है, वहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं सेल्स, ठीक है। या फिर अगर वो जगह इट इज नॉट एबल टू डिवाइड, तो फिर वहां पर कनेक्टिव टिश्यू आ जाता है और वहां पे हमेशा के लिए स्कार बन जाता है, ठीक है। सो देयर टू वेज टिश्यू रिपेयर के। टिश्यू रिपेयर करते क्यों है? ताकि नॉर्मल फंक्शन पे आ जाए। कैसे करते हैं? प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स से करते हैं। नहीं हो सकती प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, तो फिर वहां पे कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होकर स्कार बना देगा। सो ये देखें, जैसे लाइक आई साइड कैपिथीलिया है, वहां पे रीजेनरेशन हो गई, ठीक है, नॉर्मल है, वहाँ इंजरी हुई, सुपरफिशियल इंजरी थी, तो वहां पे रीजेनरेशन हो गई। लेकिन अगर सिवियर इंजरी है तो वहां पे कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? स्कार बना देगा। अच्छा जी, फिर स्कार फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है। एंजियोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो एंजियोजेनेसिस हो रही होती है, क्यों हो रही होती है? ब्लड वेसल्स बनाने के लिए, वहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है, ऑक्सीजन सप्लाई करना है, इसलिए ब्लड वेसल्स वहाँ पे फॉर्म होती हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है? माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट एंड डिपोजिशन ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म ग्रेन्युलेशन टिश्यू। पिंक अपीयरेंस आती है उसकी। सो लाइक ये इन्फेक्शन का आपका जगह थी, एरिया ऑफ इंजरी। फिर वहाँ इन्फ्लेमेशन हुई। इन्फ्लेमेशन हमें पता चल गया कि वहाँ पे ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स आ रहे होते हैं। फिर वहाँ पे ग्रैन्युलेशन का टिश्यू बना, ये बेसिकली स्कार फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे स्कार फॉर्मेशन में एंजियोजेनेसिस होगी, फिब्रोब्लास्ट आएगा, कनेक्टिव टिश्यू डिपॉजिट होगा, पिंक अपीयरेंस होगी उसकी, और फिर रीऑर्गेनाइजेशन होगी कनेक्टिव टिश्यू की, ताकि वहाँ पे फिब्रस स्कार बन जाए। अच्छा, फिर ये आपको पता होना चाहिए हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन जो है ना, ये बहुत सिंपल सी है। जब आपकी सिर्फ एपिथेलियल की वन लेयर इन्वॉल्व हो, पहली सब जब लेयर इन्वॉल्व है, दैट इज हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन। इसको दूसरा नाम इसका प्राइमरी यूनियन भी है, या आप इसको हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन भी बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है? ब्लड क्लॉट बनता है, विद इन 24 आवर्स न्यूट्रोफिल्स आपके पहले इंक्रीज होंगे, फिर 24 से 48 आवर्स में एपिथेलियल सेल्स वहां पे आना शुरू होंगे। फिर क्योंकि पहली लेयर जो है वो डैमेज है, तो इसलिए जल्दी जल्दी इसका रिपेयर होगा। न्यूट्रोफिल्स को फिर डे 3 पे मैक्रोफेजेस रिप्लेस कर देंगे। फिर वहां पे जो है वो न्यू वेस्कुलराइजेशन होगी। फिर सेकेंड वीक तक कोलेजन अक्यूमुलेशन से फिब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंटेंशन को पता होना चाहिए। 24 आवर्स में न्यूट्रोफिल्स बढ़े, 48 आवर्स में एपिथेलियल सेल्स आए, डे 3 पे मैक्रोफेजेस आ गए, डे 5 पे न्यू वेस्कुलराइजेशन हो गई, सेकेंड वीक पे जो कि यानी बिल्कुल बाद में कोलेजन के एक्यूमुलेशन के साथ फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो गई है। लेकिन सेकेंड इंटेंशन में बेसिकली, so this is first intention, 24 hours में neutrophils, ठीक है, you need to identify neutrophils। neutrophils के बाद 3 to 7 days में neutrophils will be replaced by macrophages। macrophages के बाद वहाँ पे क्योंकि 5th डे पे हमने कहा था कि न्यूवेस्कुलराइजेशन हो जाएगी, और उसके बाद वहाँ पे फिब्रस यूनियन आपको नजर आएगा सेकेंड वीक्स में, ठीक है। सेकेंड वीक तक वहाँ पे फिब्रस जो है वो चीजें आना शुरू हो जाएंगी, फिब्रस यूनियन हो जाएगा। सेकेंड इंटेंशन में बेसिकली ज्यादा जो है वो इंजरी होती है, लार्ज वुंड होते हैं, अल्सरेशन हुई भी होती है, सो वो थोड़ी ज्यादा इंटेंसिव सिवियर होती है। सेकेंडरी यूनियन कहते हैं इसको। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, मोर एक्सुडेट, निक्रोटिक डेब्री ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लेमेशन हुई होती है, लार्जर अमाउंट ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू। और बाय 2 वीक्स कोलेजन टाइप 1 का मैट्रिक्स जो है वो अपीयर हो जाता है। तो यहाँ पर कोलेजन अक्यूमुलेशन सेकेंड वीक तक हो जाती है, फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो जाती है, और यहाँ पे कोलेजन टाइप 1 आता है 2 वीक से बाद। सो विद दिस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें फर्स्ट इंटेंशन और सेकंड इंटेंशन के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स पता होने चाहिए, ग्रैन्युलोमा आपको पता होना चाहिए, स्कार फॉर्मेशन के स्टेप्स आने चाहिए। इसके अलावा जो डायग्राम्स इसकी इंपॉर्टेंट थी वो इस स्लाइड में ऑलरेडी मौजूद है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो हम 40,000 से 1 लाख के ऊपर जो है हमारा ल्यूकोसाइट काउंट पहुंचा हुआ होता है। और कसीटिंग नॉन कसीटिंग का डिफरेंस पता होना चाहिए। बीच में चीज लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निक्रोटिक चीज को इंडिकेट करता है। ग्रेन्युलोमास आपको पता होने चाहिए कि कैसे बनते हैं। CD4 साइटोकाइंस बनाता है, साइटोकाइंस मैक्रोफेज बनाता है, मैक्रोफेज एपिथेलियोइड सेल्स बनाता है, उससे जॉइंट सेल्स बनते हैं, और उसके अंदर जो है वो माइक्रोब को रखने की कोशिश करते हैं। मेडिएटर्स आपको पता होने चाहिए फॉर अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इसके अलावा अक्यूट इन्फ्लेमेशन की ये जो आपको मैंने बताई थी, पेन, वार्ंट, रेडनेस, स्वेलिंग, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये भी ये सब बेसिक बेसिक सी चीजें, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। सो ये भी आसान सा चैप्टर था, एंड इंशाल्लाह फिर आपको आई विल सी with the next chapter. So take care till then, and jazakallah khair. Allah Hafiz.